बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपने आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने एक आपको ओजोन का दिया था ना, O3। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। और कौन सा दिया था मैंने? और क्या दिया था? NH4+। चलो, सबसे पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? वैल्यूज निकालते हैं N1, N2, N3 और N4 की। तो अगर N1 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा? N1 की वैल्यू कितना आएगा? 18। ओके। N2 की वैल्यू क्या आएगी? 8 × 3 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। N3 आपका कितना आएगा? 24 - 18 यानी कि 6। 6 ÷ 2 यानी कि 3। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। N4 की वैल्यू क्या थी? N1 - N3। N1 आपका कितना है? 18 - 6 कितना आया? 12। तो 12 ÷ 2 यानी कि 6। 6 आपके क्या रहेंगे? लोन पेयर। और इस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे उसका स्ट्रक्चर। ये गलत था कि सही था? यहाँ तक सही था? अच्छा, चलो भाई। तो 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा? एक तरफ डबल बॉन्ड होगा और एक तरफ सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है भाई, अब क्या निकालेंगे? वही फॉर्मल चार्ज। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ फॉर्मल चार्ज कितना कितना आया तीनों पे। फर्स्ट पे देखें तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। शेयर्ड कितने कर रखे हैं? 6 ÷ 2। तो अनशेयर्ड कितने बचे? 2। यहां गलती करी थी खुशबू ने। यहाँ पर अनशेयर्ड में भी उसने 8 लिख दिए थे। बेटा, जब 6 बॉन्ड बना चुका है तो बचेंगे कितने? 2 ही तो बचेंगे ना। 6 इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है तो बचे कितने? 2। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा यहाँ पर? 1। कितना चार्ज आया? 1 आएगा? नहीं, 0 चार्ज आएगा। कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस फर्स्ट वाले पर कोई चार्ज नहीं होगा। सेकंड पे देख लेते हैं इसी तरीके से। 6 माइनस कितने बना रखे हैं बॉन्ड? 4। 4 - 2, क्योंकि बेटा उसने 6 शेयर कर रखे हैं ना। इस ऑक्सीजन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 शेयर कर चुका है तो अनशेयर्ड कितने बचे? 2। 2 ही तो बचे। ये 6 तो उसके पास है, बचे कितने? 2। मैंने बोला था या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो या फिर 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके भी आप निकाल सकते हो। तो 8 - 6 करोगे तो भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, चलो इसको बताओ यहाँ कितना है? अच्छा, ये 3 है। ओके, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कितना आएगा? +1 आएगा, है ना? कितना चार्ज आया? 1। ओके। सेकेंड वाले पे कितना चार्ज आएगा? इस पर आएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। थर्ड वाले का निकालते हैं। 6 माइनस कितने शेयर कर रखे हैं? 2। 2/2 - 6। तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? -1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर आना था। अब इसका मैं रेजोनेंस बना सकती हूँ। किस तरीके से? यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये जो सिंगल वाला बॉन्ड है उस पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखो, कल हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात करी थी। अब ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2।
बॉन्ड कितने बना रखे हैं उसने? 3। तो क्या होगा, जो तीसरा बॉन्ड है वो क्या शो कर रहा होगा? क्या शो कर रहा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कि एक जो बॉन्ड है इनमें से वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक बॉन्ड आपका कौन सा रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आप देखोगे तो कितना होगा? 3। ठीक, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा? 3/2 यानी कि 1.5। ये आपका टोटल बॉन्ड। ठीक, ये थे आपके सारे स्ट्रक्चर्स। चलो NH4+ का और देख लें। इसके लिए N1 N2 निकालिए फटाफट से, फिर हम आगे की बात करेंगे। निकालो। N1 कितना आएगा? कितना आएगा? 5 इसके हो जाएंगे, 4 इसका, और एक आपका माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N2 कितना आएगा? 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो वहां पर क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था? 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किसका? 2 का। तो 2 इंटू 4 प्लस 8 इंटू, अब हाइड्रोजन के अलावा कौन सा बचा? एक ही एटम बचा, यानी कि 1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, आई बात दिवांशी समझ में? नहीं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 ही तो होते हैं बेटा। 7 कहाँ पढ़ा था? क्लोरीन में पढ़ा, फ्लोरीन के अंदर पढ़ा था ना हमने 7। याद करो, मैंने आप आउटर मोस्ट की बात हो रही है ना बेटा, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल से ही तो हम वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, टोटल 7 होते हैं। क्या सारे कहाँ लिए हैं? 6 ही तो लिए हैं। 8 होता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो आगे अगर मैं 8 लेती तो फिर उस हिसाब से तो 24 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था मेरा, है ना? आ जाओ, कोई बात। N3 निकालो, कितना आएगा? N3 आपका आएगा 8। 8 माइनस 2 यानी कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। N4 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 8 माइनस 8 यानी कि 0, यानी कि कोई भी लोन पेयर आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बन गए आपके। अब क्या निकालोगे? सब पे चार्ज निकालोगे। यहाँ पर भी सेम वही बात आएगी कि जो नाइट्रोजन है वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब कि एक जो होगा वो क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एक क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। निकालो जरा फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। शेड कितने कर रखे हैं? 8 डिवाइडेड बाय 2। माइनस आपका 0 ही रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा उसने 8 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा ना। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो चुके हैं शेयरिंग में। देखो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल ही हमारे क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम उसमें बताया है कि आउटर मोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट माना जाएगा, या कोई भी एटम है वो स्टेबल माना जाएगा। तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं उसने, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए अनशेयर्ड में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच रहे थे सब जगह, इसीलिए वैल्यूज आ रही थी। ठीक है ना, अगर आप ऑक्सीजन को ध्यान से देखोगे यहाँ पर,
तो 6 बना रखे थे, यहाँ एक लोन पेयर बच रहा था। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ उसने कितने ले रखे हैं? 2, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। यहाँ की मैं बात करूं तो 4 यूज हो रखे हैं, तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, यानी कि 2 लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, इसीलिए सेकंड वाले में हमने 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे। थर्ड वाले में 3 लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिया था। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे इनको लुईस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? लुईस स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहली लिमिटेशन थी वो आपने ये देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे किस फॉर्म में आ रहे थे? इवन नंबर के फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, किस फॉर्म में आ रहे थे? इवन नंबर के फॉर्म में। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में काम नहीं करता है। कैसे इवन में आ रहे थे? क्योंकि ऑक्टेट रूल ने बोला ही था कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8, और 8 कैसा वर्ड है आपका? इवन। ठीक है, तो अगर मान लो किसी के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 1, 3, 5, 7, तो उस केस के अंदर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू द लुईस। वो क्या बोलेगा? आपको 8 करने ही पड़ेंगे, चाहे तो आप पॉजिटिव चार्ज लेके करो या आप नेगेटिव चार्ज लेके करो। अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करोगे तो आप स्टेबल नहीं होगे। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि उन्होंने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं समझाया था। ठीक है, तो पहला आपका लिमिटेशन क्या है? लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपकी पहली लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, NO, ClO2, ClO3। अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो कितना आएगा? आपके ऑड नंबर निकल कर आएंगे। यहाँ पर कैसे आएंगे? ऑड आएंगे, इवन नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना निकल कर आएगा? दोनों के वैलेंस सेल में कितने कितने हैं? नाइट्रोजन के पास है 5, ऑक्सीजन के पास है 6, मतलब 11 निकल कर आया। 11 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का क्या होगा? लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक था, इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया था कि जो लुईस स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो सेकंड लिमिटेशन है लुईस स्ट्रक्चर नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो भी हमने मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनाए हैं उनकी ज्योमेट्री नहीं बता रहा। जैसे कि अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, COCl2 हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं इस फॉर्म में भी बना सकती हूँ, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। जो आपका लुईस स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लुईस स्ट्रक्चर का। ठीक है, आगे जो थ्योरीज आएंगी वहां पर आप ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ोगे। थर्ड है ये हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट के बारे में नहीं बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, किसी हर एक चीज का फिक्स शेप होता है ना। अगर आप उसको प्रॉपर शेप या स्ट्रक्चर में नहीं बनाओगे, प्रॉपर ज्योमेट्री में नहीं बनाओगे, तो उसका कोई स्टैब्लिश ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो वाली बात होगी ना ये तो, कि अगर किसी चीज का फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मान लो एलिफेंट का अगर स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा एलिफेंट आज दिखता है,
तो क्या कुछ भी बना देते? वो वाली बात है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना जरूरी है, वरना आपको ही पढ़ने में दिक्कत आती, कभी कुछ दिया जाता कभी कुछ दिया जाता, इसीलिए उसको फिक्स दिया जाता है, ठीक है ना। क्या बोला था मैंने? नॉट एक्सप्लेनिंग द हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं किया था। अब बात आती है हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट होता क्या है। तो देखो, हाइपरवैलेंट बोला जाता है जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा हो, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा हाइपरवैलेंट, और किसी मॉलिक्यूल में अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो उसको बोला जाएगा हाइपोवैलेंट, यानी कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोवैलेंट। और यहां हम बोल सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हाइपोवैलेंट की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल आएगा आपका BF3, AlF3, AlH3। देखो, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये बोरोन है और 3 बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। बता सकते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बोरोन के पास? यहाँ पर 6। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए बोरोन के यहाँ? 6। 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। इसका मतलब 8 से कैसे है? कम है। इसी तरीके से AlF3 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम है उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 6 है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोला जाएगा? हाइपोवैलेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8। एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे? जैसे कि SF6, ClF3, IF5, IF, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? हाइपरवैलेंट। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 से ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर हम SF6 में बनाऊं तो यहाँ पर बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कितने हुए? कितना हुआ? 12। ClF3 की बताओ जरा, ClF3 में कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जरा देखें, बताओ कितना होगा। देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? क्यों? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने थे? 7। तो क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और एक आपका फ्लोरीन का रहेगा। तो अब एक आपका F यहाँ जुड़ा होगा, एक F यहाँ जुड़ा होगा और एक F आपका यहाँ लगा होगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये एक F है, ये एक F है और एक ये F। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के। 1 2 3 4 5 6 7। और कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसमें? 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो क्लोरीन के पास कितने हुए? इनसे कितने मिल गए उसको? 6, 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ClF3 के अंदर? 10 है। यहाँ पर मैंने सल्फर के साथ 6 क्यों जोड़े थे? क्योंकि जो सल्फर का आउटर मोस्ट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था कि जो सल्फर है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसी तरीके से IF5 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सबके पास क्या मिलेगा आपको? 7 मिल सकते हैं। यानी कि वही 1 2 3
4 5 6 7, इनके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 होंगे। तो लगा देते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 5, कितने हैं? 5 ही बनाने थे ना, एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो ताकि तुमको समझ में आ जाए। लगा दूं फ्लोरीन? अब बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 12 है, 10 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना आ गया? 12 इलेक्ट्रॉन। IF7 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, I को बीच में बनाते हैं और 7 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए? 14। कितने निकल कर आए? 14, यानी कि सारे के सारे कैसे हैं? 8 से ज्यादा हैं। तो लुईस तो बेचारा घबरा गया, बोलेगा मैं इन सबके स्ट्रक्चर का कैसे बताऊं, कैसे बनाने हैं, मुझे तो अभी कुछ आ भी नहीं रहा है, मैं तो अपने मन से कुछ भी बनाती फिर रही हूँ, अभी तो मुझे नहीं पता है कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कि ClF3 का ऐसे ही बनता है या कुछ और तरीके से बनता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि लुईस ने बताया ही नहीं है ज्योमेट्री के बारे में, इसीलिए तो ज्योमेट्री के बारे में पता होना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसी हाइपरवैलेंट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है सुपर ऑक्टेट। क्या बोलते हैं हम? सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? 8 से ज्यादा है। ऑक्टेट का मतलब क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये 8 से ज्यादा है इसलिए सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं इसको। एक और लिमिटेशन थी इसकी, पता क्या? वो ये थी कि उसने बोला था कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इनर्ट होते हैं, इसीलिए सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया था, लेकिन जब हमने ये स्टडी करी तो हमें मिला कुछ कंपाउंड, ठीक है, जैसे बार्टलेट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, सेम इसी तरीके से लुईस ने भी बताया था, बट एक्चुअली क्या है, लुईस का बेस पूरा ऑक्टेट रूल है, और ऑक्टेट रूल यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको आप इनर्ट नहीं कह सकते, उनको आप क्या बोलोगे? लेस रिएक्टिव, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि आप देखोगे XeOF2, एक आपको मिलेगा XeO2F2, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि ये बनाते हैं। इनको देखकर क्या पता चला कि भाई आप तो बोल रहे थे कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट है, कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, जबकि ये कंपाउंड बना रहे हैं, और आप इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। ज़ेनॉन 8 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कितना बना लेगा? 2, और बाकी के 2 फ्लोरीन के साथ, बाकी के क्या रहेंगे? इसके लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएगा ये। कितने यूज हुए जेनॉन के? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 अभी भी बचे हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर टोटल? 14। अरे भाई 4 और 4 8 तो यही हो गए, 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका? लिमिटेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, तो मुझे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लिमिटेशंस हैं हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट आपको समझ में आई या फिर नहीं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल?
ऑप्शंस हैं आप, बताइए जरा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट हाइपोवैलेंट। तो बताइए जरा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट का आंसर कितना आएगा? सी। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर? अभी निकाला था भाई हमने, कितने होंगे? 10। और इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल इनमें कौन सा है? Cl(F3). अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइपोवैलेंट? इनमें से कौन सा हाइपोवैलेंट नहीं है? कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है ए। सी कैसे बेटा, और ए कैसे? अच्छा, कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ये बताओ पहले तो। अच्छा, इस नॉट हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा हाइपर वैलेंट है, यही तो पूछा गया है। तो उस अकॉर्डिंग तो आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? दिख रहा है क्या कि इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना? फिर क्या होगा आंसर? हाइपर वैलेंट कौन सा निकल कर आएगा इनमें से? अच्छा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के में कितने होते हैं और ब्रोमीन के में कितने होते हैं? अब सुनो, 8 तो नहीं होते हैं बेटा, 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 7। अब देखो, ये जो फ्लोरीन है ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। कैसे कंपाउंड बनाएगा? एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि छोटे साइज का है, ठीक है, और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप इस एल्यूमिनियम 3+ और F- को देखोगे और इनका जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना? 1s2 2s2, इसका कितना निकल के आया? 2p6। इसका भी आप देखो 1s2 2s2 और 2p6, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सेम है ना? तो जब भी दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, क्या करेंगे? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब अपनी ये वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है इनका साइज कैसा हो जाएगा? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा। दूसरा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल आने लग जाता है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही डी ऑर्बिटल आएगा ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर ए है, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी कोवैलेंसी, उसमें आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा कि ये जो डी ऑर्बिटल है और वैलेंसी को जो एक्सपेंड करने वाली बात है वो क्या है। ठीक है, या फिर पहले कोवैलेंसी समझा दूं फिर लुईस एसिड समझाती हूँ? आ जाओ, पहले ही समझा देती हूँ। टॉपिक है आपका कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। हमें क्या देखना है? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से उनकी जो कोवैलेंसी है वो डिसाइड होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन को लेती हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3, यानी कि जब मैं इसको ऑर्बिटल्स में फिल करूंगी इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं? 3 अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना? इसका मतलब इसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी होगी? 3 होगी। होगी 3। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उतनी उसकी क्या होगी वैलेंसी, मतलब कि ये 3 बॉन्ड को बना सकता है। इसके पास 3 बॉन्ड बनाने का स्पेस है ना, है कि नहीं है? इसका मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए NH3 जैसा कंपाउंड को आसानी से बना लेता है क्योंकि इसके पास 3 की स्पेस है। अच्छा, अब अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये तो उसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होकर दूसरे शेल्स में जा सकता है क्या? नहीं। आंसर आएगा नहीं। रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन है वो छोटा साइज है और हमें अच्छे से पता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वहां पर डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? डी ब्लॉक। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s3 2p3, इसके बाद क्या आता है 3s2 एंड 3d, मतलब कि अगर यहाँ पर 2d कॉन्फ़िगरेशन आता तब तो ऐसा होना पॉसिबल था, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन 2d होता तो पॉसिबल था कि यहाँ पर भी d ऑर्बिटल आ जाता और ये अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से उसमें दे देता, बट 2d ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। हमने अफवाह में ये वाली बात अच्छे से पढ़ रखी है ना कि 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n+ और l की वैल्यू कैसी आ रही थी, उसमें सेम आ रही थी, ठीक। तो उस अकॉर्डिंग 2d ऑर्बिटल जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो वेकेंट d ऑर्बिटल ना होने के कारण ये जो नाइट्रोजन है अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, या फिर ऐसा बोले कि जितने भी आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे आपके पास जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये लिखवाया था उस टाइम पे, बोला था कि मैं बाद में समझाऊंगी, तो ये वही पॉइंट है। ये इनके क्या है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी क्या शो करते हैं ये 2 3 4 3 2 1, इस वैलेंसी को ये शो करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके नीचे मैंने 3 लिखा हुआ है और 3 ही ये शो कर सकता है, ठीक है। अब इसी में मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। नाइट्रोजन के नीचे क्लोरीन आता है? नहीं, क्लोरीन तो नहीं आता है। नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं और आपको याद होगा तो मैंने लिखा था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, और इनकी वैलेंसी मैंने क्या लिखी थी 2 3 4 5 6 7 लिखा था ना ऐसा। अब बताती हूँ कैसे होगा, ठीक है। आ जाओ फॉस्फोरस का देख लेते हैं। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राउंड, ये क्या है इसके ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं लेफ्ट आउट करता है या नहीं बाहर जाता है, ऐसे मान लीजिए जितने हैं उतने के उतने ही आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 2 1 2 3। अब क्या हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में, हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका 3d ऑर्बिटल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3d, ये था आपका 3s, ये है आपका 3p और ये है आपका 3d, क्योंकि ये फिल होगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा 3d आएगा। और ये सारे कैसे हैं 3 3 3 वाले रेंज में है। तो सोचो 3s 3p और 3d तीनों एक ही पीरियड के हैं। जब एक ही पीरियड के होते हैं तो उनकी जो एनर्जी है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए जो ट्रांजिशन है वो आराम से हो सकता है। ट्रांजिशन का मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेल से दूसरे सेल में आराम से जा सकता है, और जो सेल का आराम से जाना है यही क्या कहलाता है ट्रांजिशन, और इसको ही बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, ठीक है। एक सेल से अपने ऊपर वाले सेल में जाना क्या कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट, या उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन। तो वही सेम चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी। अब क्या होगा जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, इस डी ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना रहेगा, 1 2 3 और ये यहाँ आ गया। अब कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। इसीलिए आपका ये जो फॉस्फोरस है ये 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 भी बना सकता है और 5 भी बना सकता है, 4 कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है। क्या क्या बना सकता है, 3 और 5, क्योंकि इसके ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो उनके रीजंस पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है कि NH5 does not exist but PH5 exist। इस टाइप के 1 लाइन क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं कि जो NH5 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि जो PH5 है वो एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट, यानी कि खाली डी ऑर्बिटल होता है किसके पास, पी फॉस्फोरस के पास। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी। ये क्या कर सकता है, अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकता है, इसीलिए PH5 पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। आई बात समझ में। यही चीज हमारी क्लोरीन के साथ होगी, ठीक है। क्लोरीन का भी केस देख लेते हैं, आ जाओ। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया कि हमने कैसे निकाला। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम ग्राउंड स्टेट का बना रहे हैं, तो ये 3s आपका और ये हो जाएगा आपका 3p। है ना, बस, ठीक है। अब क्लोरीन कैसा है आपका, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पर डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है। तो डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर एक खाली डी ब्लॉक प्रेजेंट होगा। ऐसे मान लो खाली कमरे एक्स्ट्रा जो है वो आपके घर में प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये 1 2 3 4 और 5, ये तो ग्राउंड स्टेट में था। अब मैं कर रही हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला जो पेयर है ये उठेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा इस केस के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एक खाली हो गया और उसका एक कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में देखूं तो कितने बन सकते थे, एक बॉन्ड बना सकता था, मतलब क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बना सकता है। चलो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। अब क्या होगा बताओ जल्दी से, एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर आपका डी ब्लॉक में फिल हो जाएगा या फिर चला जाएगा। तो यहाँ ये रहा, अब कौन जाने वाला है, ये यहाँ चला जाएगा। 3 4 5, कितनी वैलेंसी आई, 5, यानी क्लोरीन 5 वैलेंसी को भी अफोर्ड कर सकता है। और है क्या हमारे पास जिनको हम अनपेयर्ड कर सकते हैं, एक और है ये 3s वाला। तो अगर मैं इसको भी खोलूं तो ये भी हमारा भाग सकता है कहाँ, डी ब्लॉक के अंदर, यानी कि ये भी हमारा इधर जा सकता है। तो बताओ अब कितने हुए, 7। इसका मतलब क्लोरीन की कौन कौन सी कोवैलेंसी हो सकती है, 1 3 5 और 7, यानी कि कोवैलेंट वो क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है और 7 भी बना सकता है। आई बात समझ में, यानी कि क्या क्या पॉसिबल है, आप HCl भी बोल सकते हो, है ना, ClH3 भी बना सकते हैं हम, देख रहे हो कमाल, ClH5 भी बना सकते हैं और हम ClH7 भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एग्जिस्ट करेंगी बिकॉज द कोवैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज 1357। इसी तरीके से आप मुझे सल्फर की निकाल के बताओगे, ठीक है। ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे नहीं बताना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है अभी। वहां पर तो बस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा OF2, हाँ, कोवैलेंसी जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी उसकी कोवैलेंसी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, OF2 एग्जिस्ट बट SF2 सॉरी बट OF4 एंड OF6 डू नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको निकालनी किसकी है, आप सल्फर की निकाल के बताओगे मुझे, ठीक है। ऑक्सीजन की भी निकाल के बताओगे मुझे कितनी कोवैलेंसी आएगी, और तो मुझे बताना फ्लोरीन रह गया ना, हाँ फ्लोरीन की बताओगे। सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस और नाइट्रोजन में आपको बता चुकी हूँ। इन तीन की ही मुझे निकाल के बताओगे और ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओगे, ठीक है। एक और चीज की हम बात करते हैं जिसका नाम है लुईस एसिड। अब हम बात करने वाले हैं लुईस एसिड और लुईस बेस की, ठीक है। तो देखो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या एक्सेप्टिंग स्पीशीज, यानी कि जिसकी जो टेंडेंसी है, जिसकी जो ऐसे आदत मान लें कि वो क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा सोचो कोई भी चीज लोन पेयर को एक्सेप्ट कब करेगा, सोचो लोन पेयर को एक्सेप्ट आप कब करोगे, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कब करोगे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसी टाइम पे करोगे ना। जब जिस चीज की कमी होती है तभी तो हमें उस दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे बोल रहा है कि मेरी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है, तो ये टेंडेंसी मेरी तभी बनेगी जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अगर मैं हाइपोवैलेंट को देखूं तो हाइपोवैलेंट के पास कैसे थे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। इसका मतलब जितने भी आपके हाइपोवैलेंट वाले आयंस होंगे या कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका लुईस एसिड, इसका मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि कौन कौन से टाइप्स के लुईस एसिड होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो हम बोल सकते हैं आपके हाइपोवैलेंट, क्या बोल सकते हैं, जितने भी हाइपोवैलेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या शो करेंगे, लुईस एसिड को शो करेंगे। जैसे कि क्या था, BF3 था, BH3 था, इनमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं क्या, नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या चाहेंगे हमें, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो। और क्या, आपके जो S ब्लॉक के कैटाइंस है, S ब्लॉक के कैटाइंस और D ब्लॉक के कैटाइंस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी कैटाइंस हैं, कैटाइंस कब होते हैं, जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उनकी भी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होगी। जैसे कि लिथियम प्लस है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 1s2, बस इतना ही होगा ना। तो इन सब की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। तो जितने भी आपके कैटाइंस हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या बोला, मॉलिक्यूल्स विच हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स, मतलब जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है
वो भी सारे क्या शो करेंगे, लुईस एसिड को शो करेंगे। कि आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे अगर PCl5 की मैं बात करूं, अगर इस PCl5 को मैं एक Cl नेगेटिव दूं तो ये बहुत आराम से PCl6 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। क्या हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके साथ अटैच होना चाहिए, मेटल के साथ अटैच होना चाहिए, वो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ। क्या बात कर रही हूँ मैंने यहाँ पर, दो चीजें बात करी। पहली बात करी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उनको मैं किसी मेटल के साथ अटैच करूँ, वो भी मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। यानी कि चौथा क्या हो गया, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम बॉन्ड्स। मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसके साथ अटैच होना चाहिए, सेंट्रल एटम, यानी कि किसी भी मेटल के साथ अटैच होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें CO की, CO2 की अगर मैं बात करूं, तो देखो ऑक्सीजन कैसा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और वो कार्बन के साथ, कार्बन यहाँ पे क्या होगा, आपका एक सेंट्रल मेटल। ठीक है, उसके साथ कैसे अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ अटैच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो, इस बॉन्ड को मैं शिफ्ट करा सकती हूँ। कैसे शिफ्ट करा सकती हूँ, कि इस बॉन्ड को अगर मैं इसके पास दे दूं तो क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 3 ही बॉन्ड बने हैं, तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आपका लुईस एसिड बनना चाहिए। ठीक है, एक होता है आपका लुईस बेस। अब इसका मतलब लुईस बेस कौन सा होगा, जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, यानी कि वो सारी स्पीशीज जो कि आपकी लोन पेयर को कैरी कर रही होंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, आपके सारे हैलोजन्स। ठीक है, जितने भी आपके हैलोजन्स हैं, ये इन सबके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इन सबके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आप देखो NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। वाटर की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये NH3 और वाटर दोनों ही आपके कैसे बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। आप बुक में देखोगे, बुक में भी आपके एक लिस्ट बनी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है आपके लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। वहां पर डेफिनेशन भी दे रखी है और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको भी वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस हो गया। आपको याद क्या रखना है कि लुईस एसिड जिसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, लुईस बेस जो कि लोन पेयर को डोनेट रख करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, मतलब कि लुईस बेस में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लुईस एसिड में लोन पेयर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी, कोवैलेंसी वाला फैक्टर समझ में आया, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उनको आपको करना है। कल मैं आपको बताऊंगी कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। मतलब लुईस स्ट्रक्चर के बाद जो सेकंड थ्योरी आएगी आपकी, वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? लास्ट चैप्टर की मैं DP भी भेजूंगी आपको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की।
ठीक है, वो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं।